स्टूडेंट नमस्कार, मैं सतीश सिंह। आज इस वीडियो में आप लोगों को किरचॉफ के नियम और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। किरचॉफ के नियम आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके जो न्यूमेरिकल रहेंगे वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो कुल मिला के आज का जो टॉपिक है वो दोनों तरीके से आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूल्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके जो न्यूमेरिकल होंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दो में से कोई एक ही चीज़ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, या तो रूल्स पूछ लिए जाएंगे या तो उसके न्यूमेरिकल पूछ लिए जाएंगे। तो किरचॉफ नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो रूल दिए थे, तो इसके पहले हम लोगों ने सरल परिपथ के बारे में पढ़ा था। और जब भी सरल परिपथ में हमें धारा की वैल्यू निकालनी होती है तो हम ओम का नियम वहाँ पे लगा देते हैं। यानी ओम के नियम की सहायता से हम किसी भी सरल परिपथ में धारा की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं, धारा का मान वहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं अगर कोई सरल परिपथ है तो। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत ही जटिल परिपथ मिल जाते हैं और इन जटिल परिपथों में ओम के नियम की सहायता से धारा का मान ज्ञात करना या तो बहुत ही कठिन काम होता है या तो लगभग असंभव होता है, यानी हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। कहाँ पे? जटिल परिपथों में। अगर हमको जटिल परिपथ मिलते हैं तो हम ओम के नियम की सहायता से धारा का मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। क्या धारा उनमें बहेगी इसको ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता है या हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो किरचॉफ के नियम होते हैं इनकी सहायता से हम बहुत ही सरलता के साथ में धारा के मान ज्ञात कर लेते हैं और यही नियम हमको यहाँ पे पढ़ने हैं। तो किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने धारा का मान ज्ञात करने के लिए, या ऐसा कहें किरचॉफ नाम के वैज्ञानिक ने दो नियम दिए और उन दो नियमों में से जो पहला नियम है उसे हम संधि का नियम कहते हैं। संधि का नियम, जिसको जंक्शन लॉ कहा जाता है, या फिर इसको हम धाराओं का नियम भी कहते हैं। धाराओं का नियम इसको कहा जाता है। तो इसे दो नामों से जाना जाता है, संधि का नियम या धाराओं का नियम। या फिर शॉर्टकट में कभी कभी आप लोग सुनेंगे जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे, या यहीं पे अधिकतर आपने देखा होगा कि इसको KCL के नाम से जाना जाता है, किरचॉफ करंट लॉ। K मीन्स किरचॉफ होता है, C मीन्स करंट होता है और L मीन्स लॉ होता है। बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि KCL, यानी KCL ज़्यादातर लोग इसी नाम से जानते हैं। तो K मीन्स किरचॉफ रहेगा, C मीन्स करंट रहेगा और L मीन्स क्या रहता है? लॉ रहता है। तो धाराओं का जो नियम होता है इसको शॉर्टकट में हम लोग KCL भी कहते हैं। क्या होता है धाराओं का नियम, इसको समझते हैं। और बहुत ही आसान नियम है। किरचॉफ का जो पहला नियम है इसमें कुछ भी कठिन नहीं है, यह सबसे ज़्यादा आसान नियम होता है और आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। किरचॉफ अपने पहले नियम में ये कहते हैं कि परिपथ के किसी भी संधि पर, जैसे मान लीजिए कि ये कोई परिपथ है और यहाँ पे एक संधि तैयार होती है। इस संधि का नाम वो रख लेते हैं। ये हमारे पास 5 परिपथ हैं, 1 2 3 4, ये 5 परिपथ हैं और 5 परिपथों को आकर के यहाँ पे जोड़ दिया गया, एक संधि तैयार कर दी गई। मान लेते हैं कि परिपथ 1 में जो धारा है वो I1 बह रही है, वो संधि की ओर आ रही है। आप इसके एरो के निशान से देखिए कि धारा की दिशा क्या है। तो परिपथ 1 में जो धारा है वो संधि की ओर आ रही है और परिपथ 2 में जो धारा है वो भी संधि की ओर जा रही है। परिपथ 3 में जो धारा है वो हम संधि से बाहर की ओर कर देते हैं। परिपथ 4 में भी धारा संधि से हम बाहर तरफ करते हैं और जो इसका परिपथ 5 है उसमें भी धारा हम संधि से बाहर की तरफ कर देते हैं। तो किरचॉफ अपने पहले नियम में ये कहते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ के, यानी वैद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, हो सकता है किसी परिपथ में बहुत जगह संधियां बनी हों, तो किसी परिपथ में चाहे जितनी संधियां हों, किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का, ये सारी धाराएं यहाँ पे संधि ओ पर मिल रही हैं
दो धारा I1 I2 संधि की तरफ आती है और I3 I4 I5 संधि से बाहर जा रही हैं। आप फिगर को ध्यान से देखिए। तो उन्होंने कहा कि परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा I इक्वल टू 0। सिग्मा समेसन है, ये बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। तो धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। और इस किरचॉफ के पहले नियम को लगाने के लिए कुछ हमें चिन्ह परिपाटी का भी यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। और इसकी चिन्ह परिपाटी ये होती है कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है और संधि से दूर जाने वाली जो धारा होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। इस बात को आप यहाँ पे याद रखोगे और इसको यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं। संधि की ओर जो धारा जाएगी उसे हमें कैसा लेना है, उसको हमें धनात्मक लेना है। और संधि से दूर जो धारा जाएगी उसे हमको कैसा लेना है, ऋणात्मक लेना है। इन दो पॉइंट को आप यहाँ पे अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जैसे परिपथ 1 में जो धारा संधि की ओर आ रही है इसलिए I1 को हमें धनात्मक लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जो परिपथ 2 है इसकी जो धारा है संधि की ओर आ रही है तो I2 भी हमें पॉजिटिव लेना है। I3 I4 I5 ये सब संधि से बाहर जा रही हैं, इसलिए इन धाराओं को हमें नेगेटिव लेना है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि देखते हैं कि जो धाराएं ये संधि की ओर आ रही है या संधि से दूर जा रही हैं इनका बीजगणितीय योग हम 0 करके देखते हैं। तो चूंकि I1 संधि की तरफ आ रही है इसलिए I1 को हमें धनात्मक लेना है। I2 संधि की ओर आ रही है इसलिए I2 को भी हमें धनात्मक लेना है। I3 संधि से दूर जा रही है इसलिए I3 को हमें ऋणात्मक लेना है। I4 संधि से बाहर है इसलिए हमें इसको भी ऋणात्मक लेना है। और I5 भी संधि से बाहर है दूर की तरफ इसलिए I5 की वैल्यू भी निगेटिव लेना है। और इन सभी का जो बीजगणितीय योग है उसको हमें शून्य कर देना है। इसके बाद इतनी जो निगेटिव ये वैल्यू दी गई है इनको हम बराबर के उधर कर दें तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो I1 प्लस में I2 इक्वल टू I3 निगेटिव है, बराबर किधर लाएंगे तो I4 हो जाएगा, I3 हो जाएगा पॉजिटिव। और I4 भी निगेटिव इधर लाएंगे तो I4 भी पॉजिटिव, I5 निगेटिव इधर लाओगे तो I5 पॉजिटिव। अब इनको ध्यान से आप देखिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ से बात निकल कर आ रही है। I1 और I2 क्या है? I1 है संधि की ओर आने वाली धारा, I2 क्या है? ये भी संधि की ओर आने वाली धारा है। तो एक बात हमें यहाँ से पता चल रही है I1 प्लस I2 का मतलब क्या? संधि की ओर आने वाली धारा या संधि की ओर जाने वाली धारा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं संधि की ओर जाने वाली धारा, जाने वाली धारा बराबर का निशान। I3 I4 I5 को आप देखिए, ये जो धाराएं हैं I3 भी संधि से बाहर जा रही है, संधि से दूर जा रही है, ये भी संधि से दूर, ये भी संधि से दूर। एरो के निशान से आप देखिए पता चल रहा कि ये संधि से दूर जा रही हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संधि से दूर जाने वाली धारा। तो ये तो दोनों देखिए बराबर आ रही हैं, यानी संधि की ओर जाने वाली धारा और संधि से दूर जाने वाली धाराएं ये दोनों आपस में कैसे होती हैं? बराबर होती हैं। और ये लाइन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितने भी न्यूमेरिकल हमारे लगेंगे वो सब इसी लाइन से लगेंगे। आप अगर इस लाइन को तैयार रखोगे तो न्यूमेरिकल आपके कुछ सेकंड में आप उनको सॉल्व कर सकते हो। और साथ में अगर किरचॉफ का नियम आपको ये लाइन नहीं तैयार होती है कि परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सिग्मा इक्वल टू 0, तो चाहो तो आप इसको भी वहाँ पे लिख सकते हो। किरचॉफ का पहला नियम कहता है कि संधि की ओर परिपथ के किसी भी संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो योग होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। धारा का यहाँ पे हम योग लिख लेंगे, यहाँ भी धाराओं का योग हम लिख लेंगे, धाराओं कर लेते हैं, धाराओं का योग बराबर होता है। आप इसको भी लिख सकते हैं
साथ में हमें ये भी बात पता चलती है कि जितनी धारा संधि की ओर आ रही है, क्योंकि संधि की ओर जाने वाली धारा बराबर संधि से दूर जाने वाली धारा, तो जितनी धारा संधि की ओर आ रही है उतनी ही धारा संधि से दूर चली जाती है। इसका मतलब ये है कि संधि पर धारा का कोई भी हास नहीं होता, कोई भी यहाँ पे लास नहीं होता है। यानी जितना आवेश संधि की तरफ आ रहा है उतना ही आवेश संधि से दूर जा रहा है। इसलिए किरचॉफ का जो पहला नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है विकल्पों में या एक नंबर के क्वेश्चन में कि किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो आवेश के संरक्षण नियम पर आधारित होता है। और साथ में आप ये भी याद रखना कि जो किरचॉफ के नियम हैं वो एसी और डीसी दोनों प्रकार के परिपथों में लागू होते हैं। ये कोई बात बहुत पूछी जाती है कि किरचॉफ का नियम क्या केवल डीसी परिपथ में या डीसी करंट के लिए या एसी करंट के लिए लागू होता है, तो दोनों के लिए लागू हो जाता है। इसके बाद हम आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर। किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो किसकी बात करता है? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो वोल्टता का नियम कहलाता है, वो लूप का नियम कहलाता है, वो पास का नियम कहलाता है। इसके भी बहुत सारे नाम होते हैं। पास का नियम भी इसको कहते हैं, पास का नियम, या इसको हम लूप का नियम भी कहते हैं, लूप का नियम भी कहा जाता है, या फिर इसको फिर वोल्टता का नियम भी कहते हैं, वोल्टता का नियम। और वोल्टता का नियम कहने के वजह से ही इसका नाम KVL होता है, KVL। यानी ऊपर वाले को हम KCL कहते हैं और नीचे वाले को KVL कहा जाता है। आप शॉर्टकट में इसको KVL भी कह सकते हो, अच्छा लगता है KVL कहने में। किरचॉफ वोल्टता और यहाँ पे एलिमेंट्स लॉ हो जाएगा। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि परिपथ जैसे कोई भी बंद पास है, हम यहाँ पे बंद पास बना लेते हैं। ये इस तरीके के हम बंद पास बनाते हैं और इसमें एक हम सेल लगा लेते हैं। ये सेल ऐसे लगा लिया और इसके बाद यहाँ भी एक हम सेल लगा लेते हैं और एक प्रतिरोध बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक हम प्रतिरोध और बना लेते हैं। इस तरीके से इसका जो विद्युत वाहक बल है E1 और इसका विद्युत वाहक बल E2 लिख लेते हैं। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2 और इसका हमने R3 कर लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत से पास तैयार हो गए हैं। इसको हम ये वाला जो बंद पास है इसको हम बंद पास 1 कहेंगे और जो नीचे वाला बंद पास है इसको हम बंद पास 2 कहते हैं। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है इसको पास का नियम कहा जाता है। जो ये परिपथ बंद हो जाते हैं इसी वजह से इसको लूप भी कहा जाता है, लूप का नियम, क्योंकि ये परिपथ इस तरीके से आकर के बंद हो जाता है और पास बना लेते हैं। तो ये नियम कहता है कि परिपथ बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, जैसे ये सेल, एक सेल यहाँ पर है और एक सेल यहाँ पर है, इनके चूँकि विद्युत वाहक बल अलग अलग हैं इसलिए इनसे जो धाराएं निकलेंगी वो कैसी होंगी, वो अलग अलग होंगी। मान लीजिए जो सेल E1 है इससे निकलने वाली जो धारा है इसको हमने I1 मान लिया और सेल E2 से जो निकलने वाली धारा है इसको हमने I2 मान लिया। तो ऊपर से धारा I1 आएगी इस जगह पर और इधर से धारा आएगी I2। तो इस बिंदु पर ऊपर वाले सेल से I1 आएगी और यहाँ से I2 आएगी और यहाँ पे दोनों धाराएं मिल जाएंगी, I1 और I2 दोनों मिल जाएंगी। इस तरीके से इस परिपथ में दोनों धारा मिलकर बहेंगी I1 प्लस I2 और यही I1 प्लस I2 जो धारा है प्रतिरोध R3 में जाएगी और घूम करके फिर यहाँ पे आएगी। और इसके बाद जब I1 और प्लस I2 धारा यहाँ पर आ करके इस जगह मिलेगी तो फिर वो धारा टूट जाएगी। यहाँ पे जैसे यहाँ पर मिले थी वैसे यहाँ पर आकर के वो टूटेगी, इधर धारा जाएगी और इधर धारा जाएगी। तो I1 प्लस I2 जब यहाँ पे टूटेगी तो ऊपर वाले परिपथ में तो धारा I1 बहनी है यानी इधर I1 आ जाएगी और इस वाले परिपथ में चूँकि I2 बहती इसलिए ये इधर I2 हो जाएगी।
अब ये नियम कहता है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों, जैसे जैसे हमने देखा कि I1 धारा R1 में जाती है, तो इस धारा का जो संगत प्रतिरोध है वो R1 है। I2 धारा R2 में जाती है, तो इस धारा का जो संगत प्रतिरोध है वो R2 है। तो धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास के विभिन्न खंडों में विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस बंद पास में जितने भी सेल लगे होंगे उनके विद्युत वाहक बलों का आप बीजगणितीय योग करिए और ये क्या रहेगा, ये बराबर होता है। इस तरीके से किरचॉफ का ये नियम हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसमें भी चिन्ह परिपाटी का यूज़ करना पड़ता है। चिन्ह परिपाटी का आप कैसे यूज़ करोगे, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्रतिरोध है, मान लीजिए प्रतिरोध है और इसमें ये धारा बह रही है, इसमें ये धारा मान लीजिए प्रतिरोध है R1 और ये धारा I1 है। तो जब हम धारा की दिशा में चलेंगे, हम यहाँ पे अपने चलने की दिशा जरूर बनाएंगे। आप इस जगह से चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखें, ध्यान से समझें इसको। यदि हमारे चलने की दिशा और धारा की दिशा समान है तो इस धारा और इस प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक होगा, यानी I1 R1 क्या होगा, प्लस का रहेगा। अब मान लीजिए कि धारा I1 इधर जा रही है और ये प्रतिरोध R1 है और हम इसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। यदि हमारे चलने की दिशा, ये हमारे चलने की दिशा है और धारा I1 की दिशा कैसी है, विपरीत है, तो फिर इस धारा और इस प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा फिर कैसा होगा, निगेटिव होगा। I1 R1 कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसके अलावा सेल पर भी आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कि ये सेल का ऋण प्लेट है और ये धन प्लेट है। यदि हम माइनस इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं, यदि हमारे चलने की दिशा सेल के ऋण इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की ओर है, तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा होगा, प्लस का होगा। और इसी तरीके से मान लीजिए कि ये सेल है और इसका विद्युत वाहक बल ई, ये ऋण इलेक्ट्रोड, ये धन इलेक्ट्रोड, और यदि हमारे चलने की दिशा प्लस इलेक्ट्रोड से माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ है, तो इसका मतलब यह है कि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इन बातों का हम जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तब जाके हम किरचॉफ के दोनों नियमों को सही से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप ये चिन्ह परिपाटी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही काम आनी है और न्यूमेरिकल ही आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस रूल से ज़्यादा तो इसके न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या याद रखेंगे, यदि हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा समान तो धारा प्रतिरोध धनात्मक हो जाएगा। यदि हमारे चलने की दिशा धारा की दिशा कैसी विपरीत है तो धारा प्रतिरोध का जो गुणनफल होगा ऋणात्मक होगा। यदि हम ऋण इलेक्ट्रोड से प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ चल रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव आपको लेना है, धनात्मक लेना है। और यदि हम सेल के धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो उस सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक हमको यहाँ पे लेना है। अब हम आते हैं सीधे इसके न्यूमेरिकल पर, लेकिन आपको यहाँ पे बता दें, चूँकि ये वोल्टता का नियम है, चूँकि ये विद्युत वाहक बल की बात करता है, और विद्युत वाहक बल में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि E बराबर क्या होता है, W/Q, यानी एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए दी गई ऊर्जा। तो चूंकि ये ऊर्जा की बात करता है, इसलिए किरचॉफ का जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। इस बात को आप याद रखेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और अब हम लोग आते हैं किरचॉफ के पहले नियम पर। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको हम सॉल्व करके दिखाते हैं और आप देखिए कि कितने इजी क्वेश्चन हैं। जैसे इसमें करा कि चित्र में किसी संधि O पर, यह संधि O है
ये मिलने वाली अनेक धाराओं को प्रदर्शित किया गया। धारा आई का मान ज्ञात करके दिखाइए। आप इसमें देखो कितने परिपथ हैं, 1 2 3 4 5 6 परिपथ हैं, और 6 परिपथों में किस दिशा में कहाँ धारा बह रही है इसको आप जरूर देखिए ध्यान से। जैसे ये 1 एम्पियर संधि से दूर है, 7 एम्पियर संधि से दूर है, आई एम्पियर जिसका मान निकालना संधि से दूर है, ये 2 एम्पियर संधि की ओर जाती है, 3 एम्पियर संधि की ओर जाती है, 4 एम्पियर संधि की ओर जाती है। तो किरचॉफ का पहला नियम आप इस पे लगा दीजिए। किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है? संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो हम संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग कर लें। 2 एम्पियर संधि की तरफ जाती है, हमने 2 लिखा। 3 एम्पियर संधि की तरफ जाती है, प्लस हमने 3 लिखा। 4 एम्पियर संधि की तरफ जाती है, प्लस का 4 लिखा, बराबर। अब आरएचएस में संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग कर लीजिए। 1 एम्पियर संधि से दूर जाती है, 7 एम्पियर संधि से दूर जाती है, और आई एम्पियर संधि से दूर जा रही है। तो बाईं तरफ हमने संधि की ओर जाने वाली धाराओं का योग कर लिया, और दाईं ओर हमने संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग कर लिया। 2 3 5 4 कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 1 में 7 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, प्लस में क्या रहेगा? आई। इस 8 का पक्षांतर कर दो, 9 में घट जाएगा। इस तरीके से आई बराबर 9 माइनस में 8 बराबर आ गया 1। तो आई का मान कैसा आया? प्लस का 1 एम्पियर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो धारा आई का मान है वो क्या रहेगा? प्लस का 1 रहेगा। लेकिन साथ में आप ये भी देखिए कि जो आई का मान आया है वो धन का आया है। तो धन का मतलब क्या है? जो संधि की ओर धारा जाती है वो धनात्मक होती है। तो इसका मतलब यह है कि इस परिपथ में जो धारा बहेगी वो संधि की ओर बहेगी। इसमें जरूर संधि से बाहर की ओर निशान लगा है, लेकिन हम आंसर के अनुसार हम बताएंगे। तो इस परिपथ में धारा संधि की ओर आएगी। सवाल नंबर 2 पर आते हैं। इस परिपथ में हम देखते हैं बहुत सारी संधियां हैं। एक संधि ये है, दूसरी संधि ये है, और तीसरी संधि ये। 3 संधियां इसमें दी गई हैं। आप सबकी डायरेक्शन देख लीजिए किस संधि में कैसे धारा बह रही है। 2 एम्पियर संधि की ओर, 2 एम्पियर संधि की ओर, 1 एम्पियर संधि से दूर, ये भी 1 एम्पियर संधि से दूर, 1.2 एम्पियर संधि से दूर, आई संधि से दूर, और 1 एम्पियर संधि की ओर है। तो आप इस क्वेश्चन में भी सब में एक साथ फार्मूला अप्लाई करेंगे। संधि की ओर जाने वाली धारा का योग कर लीजिए, और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग कर लीजिए। तो ये धारा 2 एम्पियर संधि की ओर आती है, इसलिए हमने 2 लिखा प्लस का। ये भी धारा संधि की ओर है, इसलिए ये भी हमने प्लस का 2 लिखा। ये धारा संधि से दूर है, इसको हम दाईं तरफ लिखेंगे। और ये जो 1 एम्पियर ये भी संधि की ओर है, ये हमने यहाँ पे लिखा, बराबर। अब आरएचएस में संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग कर लूँ। ये धारा संधि से दूर है, इसलिए +1। ये धारा संधि से दूर है, यहाँ भी +1। ये भी धारा संधि से दूर है, तो 1.2। ये भी धारा हमको जो निकालनी, ये भी संधि से दूर है, प्लस में हमने आई कर लिया। 2 2 4 और 1 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, बराबर का निशान। इनको जोड़ते हैं, 1 1 2, और इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3.2 प्लस में आई। अब इसको इधर भेज देते हैं, तो आई बराबर 5 माइनस में 3.2। इस तरीके से आई बराबर कितना आ जाएगा? 1.8 एम्पियर। और ये इसका आंसर प्राप्त हो गया। आप समझ सकते हैं कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ भी हम देखते हैं 1 संधि, 2 संधि और 3 संधि। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कितनी धाराएं संधि की ओर जा रही हैं, उनको एलएचएस में जोड़ लें। ये धारा संधि की ओर जाती है, 2 एम्पियर हमने लिखा प्लस का। ये भी धारा संधि की तरफ जाती है, यहाँ भी प्लस का 2 लिख लिया। ये संधि से दूर, ये संधि से दूर, ये संधि से दूर। तो संधि से दूर जाने वाली धाराओं को दाएं पक्ष में हम जोड़ लेते हैं। ये 1 एम्पियर है, यहाँ पे लिखा। ये 1.3 लिखा, प्लस का निशान। और ये आई है, हमने यहाँ पे आई लिख लिया। 2 में 2 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2.3 और प्लस में आई। अब इसको इधर भेज दीजिए, पक्षांतर कर दो, तो आई बराबर 4 माइनस में 2.3। इस तरीके से आई बराबर कितना आ जाएगा? 1.7 एम्पियर आंसर आ गया। तो इस परिपथ में जो धारा बहेगी वो 1.7 एम्पियर की धारा बहेगी।
ये 1.7 एम्पीयर यहाँ पे धारा आ जाएगी। आप इसको देख सकते हैं अच्छी तरीके से। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ये सरल प्रश्न में इसकी गिनती होती है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें दिया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और चाहो तो आप इसको अपने आप लगा सकते हो और हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इस सवाल को एक बार आप अपने आप लगा के देख लीजिए। और हम सीधे आते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम पर, जो हमने रूल बताए थे उस पर एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। निम्न परिपथ में किरचॉफ की वोल्टता का नियम लगाइए और I1 I2 के मान ज्ञात करो। मान लीजिए कि ये 3 वोल्ट का सेल है। यहाँ पे कितने पास बन रहे हैं आप ये देखिए, एक बंद पास ये तैयार हो रहा है, दूसरा बंद पास ये तैयार हो रहा है, ये 2 बंद पास हैं। और किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो बंद पास में ही लगाया जाता है। ये 3 वोल्ट की सेल है, ये माइनस इलेक्ट्रोड, ये प्लस इलेक्ट्रोड। मान लेते हैं कि इससे जो धारा निकलेगी वो I1 है। तो ये I1 धारा निकल करके सबसे पहले जब इस 10 ओम के प्रतिरोध में जाएगी तो ये I1 रहेगी, और यहाँ पे I धारा। अब जब धारा I1 इस बिंदु पर आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे परिपथों की संधि तैयार हो रही है। संधि का आप ये मतलब समझ लीजिए कि जिस बिंदु पर 3 या 3 से ज़्यादा परिपथ मिले उसी को हम संधि कहते हैं। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर 1, 2 और ये 3 परिपथ मिल रहे हैं, इसलिए इसको हम संधि कहते हैं। अब I1 धारा जैसे ही संधि पर आएगी वहाँ यहाँ पे वो टूट जाएगी। तो मान लेते हैं कि इधर वाले परिपथ में जो धारा है वो I2 बहेगी। अब I1 धारा यहाँ पे आई, उधर I2 चली गई, तो इधर शेष धारा बहेगी। I1 थी, उधर I2 हो गई, तो इधर शेष, यानी कि I1 में I2 घटा लीजिए तो I1 माइनस I2 धारा इस परिपथ में बहेगी 15 एम्पियर में। और I2 धारा ऐसे घूमती हुई यहाँ पे आएगी। 50 ओम का जो परिपथ है इसमें भी I2 धारा बहेगी। I2 फिर यहाँ पे आएगी, I1 और माइनस I2 यहाँ पे आएंगी, दोनों मिल जाएंगी, और इसके बाद फिर इस सेल में यहाँ पे ऐसे I1 धारा इंटर कर जाएगी, क्योंकि ऊपर से I1 माइनस I2 आएगी, इधर से I2 आएगी, दोनों मिलेंगी, तो I2 कैंसिल, बचेगा I1 धारा इस परिपथ में बहेगी। हमने किरचॉफ के दूसरे नियम को लगाते समय आपसे ये कहा था कि इसमें हम अपने चलने की दिशा जरूर बनाएं। हम अपने चलने की दिशा चाहें तो क्लॉकवाइज बना लें या एंटी क्लॉकवाइज बना लें, 2 तरीके हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि सिर के ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ, यानी कि हम ऐसे अपने चलने की दिशा बनाते हैं क्लॉकवाइज, और इसमें भी हम अपने चलने की दिशा ऐसे बनाएंगे क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले जो हमारा बंद पास 1 है इसको हम बंद पास 1 मानते हैं और इसको बंद पास 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बंद पास 1 में रूल्स क्या कहते हैं? कहते हैं कि यदि हमारे चलने की दिशा, ये हमारे चलने की दिशा है, इसको बहुत ध्यान से आप समझना। कभी कभी जो स्टूडेंट होते हैं इस बात को समझ नहीं पाते हैं और उन्हें ये सवाल लगाने में बहुत कठिनाई होती है, जबकि ये सवाल बिल्कुल कठिन नहीं है। जब आप एक बार समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। धारा जैसे बह रही उसको बहने दीजिए, अपने चलने की दिशा बना लीजिए, ये और हमें बनाना है। आप इस पर बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। उसको चाहे आप ऐसे बना लो चाहे आप ऐसे बना लो, चाहे क्लॉकवाइज चलो या चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे इस पास में हम चलें वैसे इस पास में भी चलें, ऐसा भी नहीं। आप इस पास में क्लॉकवाइज चलो, इस पास में एंटी क्लॉकवाइज चलो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो हमने देखा ये हमारे चलने की दिशा है और ये धारा I1 की दिशा है, दोनों कैसी हैं? समान। इसलिए इस धारा इस प्रतिरोध का जो गुणा होगा धनात्मक होगा, यानी 10 I1। अब ये देख लो कि जो बंद पास 1 है इसमें प्रतिरोध कितने हैं? एक 10 ओम था, दूसरा 15 ओम। इस बंद पास में यही 2 प्रतिरोध हैं। तो अब 15 ओम में हम देखें धारा कौन आती? I1 माइनस I2 आती है। तो I1 माइनस I2 की जो दिशा है और ये हमारे चलने की दिशा कैसी है? बिल्कुल समान। इसलिए धारा प्रतिरोध का जो गुणा होगा वो धनात्मक हो जाएगा, प्लस का निशान 15
I1 और माइनस I2। अब इसमें कोई भी प्रतिरोध नहीं है तो अब बराबर का निशान लगा लें। आरएचएस में धारा प्रतिरोध का गुणा किया जाता है, धारा प्रतिरोध के गुणा का बीजगणितीय योग करते हैं। और एलएचएस में और आरएचएस में हम विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो इस बंद पास में केवल एक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है। और हमने रूल्स क्या आपको बताए थे, यदि हम ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की तरफ चलेंगे तो उस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक। और हमारे चलने की दिशा आप देखिए, हम ऐसे चल रहे हैं, यानी सेल के माइनस से प्लस की ओर हम चल रहे हैं, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक हो जाएगा प्लस का 3। ब्रैकेट को आप यहाँ खोल लीजिए, तो 10I1 प्लस का निशान 15I1 माइनस में 15I2 बराबर आ जाएगा 3। 10I1 15I1 जुड़ के बन जाएगा 25I1 माइनस में 15I2 और बराबर 3, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसके बाद हम आते हैं बंद पास 2 में। इस पर किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं। पहले आप ये देख लीजिए कि इस बंद पास में कितने प्रतिरोध हैं। तो इस बंद पास में एक प्रतिरोध, दूसरा और ये तीसरा 15 ओम इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, ये कॉमन है, दोनों में रहेगा। तो इस बंद पास में 3 प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोधों में धारा कौन कौन सी जा रही है। 20 ओम में I2 आती है, 50 ओम में I2 आती है और इस 15 ओम में I1 माइनस I2 आती है। क्योंकि ये हमें इसलिए देखना होगा क्योंकि धारा प्रतिरोध का ही तो हमें गुणा करना होता है, इसलिए किस प्रतिरोध में कितनी धारा जाती है इसे हमें ध्यान से देखना होगा। आइए इसमें दिशा देखो, हमने क्लॉकवाइज, हमने अपने चलने की दिशा क्लॉकवाइज बना ली, ऐसे ऐसे हम चलेंगे। तो सबसे पहले 20 पे हम काम करते हैं। तो हमने देखा चूंकि हमारे चलने की दिशा और इस I2 की दिशा कैसी है, एक जैसी है, बिल्कुल समान दिशा। तो I2 और 20 का जो गुणनफल होगा वो धनात्मक हो जाएगा 20I2। यहाँ पर आते हैं 50 ओम पर I2 धारा आती है। I2 की दिशा और हमारे चलने की दिशा कैसी है, बिल्कुल एक ही दिशा है, समान दिशा, इसलिए दोनों का गुणा धनात्मक हो जाएगा 50I2। अब आते हैं 15 ओम पर। 15 ओम में धारा नीचे आ रही है और हम जा रहे हैं ऐसे ऊपर की ओर। तो हमारे चलने की दिशा धारा दिशा विपरीत है, इसलिए इन दोनों का जो गुणा होगा नेगेटिव हो जाएगा, -15I1 माइनस I2। और अब RHS में हम इस पास में जितने भी सेल लगे हैं उनका विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस बंद पास में कोई भी सेल नहीं लगा है। तो जब सेल ही नहीं है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल की कोई बात नहीं होगी, यानी विद्युत वाहक बल 0 कर लेते हैं। 20I2 50I2 बन जाएगा 70I2 माइनस 15 का I1 में गुणा करेंगे, माइनस का 15I1 और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। 15 का I2 में गुणा करेंगे तो 15I2 बराबर 0। अब 15I1 को हम आगे कर लेते हैं, माइनस का 15I1 और 70I2 15I2 बन जाएगा 85I2 बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। इसमें थोड़ा सा चाहे तो हम समीकरण को सरल कर सकते हैं, ये भी इसमें 5 का भाग भी चला जाएगा। तो जब हम 5 का इसमें भाग करेंगे तो काटेंगे 5 से, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 17। 5 इक्के 5 और 5 सत्ते 35, यानी कि माइनस का 3I1 प्लस में 17I2 बराबर 0। और समीकरण 2 अब इसको मानते हैं। अब इसके बाद समीकरण 1 और 2, ये जो दोनों समीकरण हैं, इनको अगर दोनों को हम हल कर लें तो हमें I1 I2 के मान पता चल जाएंगे। तो किसी एक का गुणांक हम यहाँ पे बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम I1 के गुणांक बराबर कर लें तो यहाँ 25 है और यहाँ पे 3 है। तो गुणांक बराबर करने के लिए इसमें ऐसा करते हैं कि 3 का गुणा कर दें और इसमें 25 का हम गुणा कर लेते हैं, या फिर ऐसा ही कर लेते हैं, एक में हम 3 का गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे 75 बन जाएगा और यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे तो 75 बन जाएगा और ये फिर हल हो जाएगा। तो समीकरण 1 में हम 3 का गुणा कर लेते हैं
और समीकरण 2 में भी हम गुणा ही करेंगे, तभी इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 इंटू 3 तथा समीकरण 2 में किससे गुणा करना है, 25 से। समीकरण 2 इंटू 25 यानी समीकरण 2 में 25 से, समीकरण 1 में 3 से। तो समीकरण 1 में आप इसको देखते रहिए। समीकरण 1 में सबसे पहले 25 है, तो जब 25 में हम 3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 75। तो 75I1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 75I1 लिखा। इसके बाद फिर जो दूसरा पद है वो -15I2, जब इसमें गुणा करेंगे तो बन जाएगा 45I2। तो माइनस का हमने 45I2 और बराबर का निशान। इसके बाद जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो बन जाएगा 9। इसी तरीके से जब इसमें हम समीकरण 2 में, ये समीकरण 2 है, इसमें जब 25 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 का 3 में करोगे 75 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 75I1। और इसके बाद जब 17 में 25 का हम गुणा करेंगे, ये 17I2 है, और इसमें भी हम 25 का गुणा कर लेते हैं प्लस में 25। तो 17 में जब आप 25 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 25 सत्ते 175 और हासिल 17, 25 के 25 और 25 17 कितना होता है, 42 बन जाएगा। तो आ जाएगा 425 और हमने यहाँ पे I2 लिखा और बराबर 0। प्लस माइनस होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये प्लस का ये माइनस का इनको घटा लो। 5 में 5 घटाओगे 0 बचेंगे, 12 में 4 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 380I2 बराबर 9। इस तरीके से I2 बराबर 9 बटे कितना आ जाएगा, 380। अब जब I2 का इसमें भाग करोगे 9 बटे 380 तो बन जाएगा 0.023 और आगे आता है इसमें 6 आ जाता है, 6 लिखेंगे। तो चूँकि 6 को जब हम छोड़ देंगे, ये 5 या 5 से बड़ा अंक है, तो आगे वाले में 1 की वृद्धि हो जाएगी और I2 बराबर आ जाएगा 0.024 एम्पियर। इसका मतलब धारा I2 का मान 0.024 एम्पियर है। इसके बाद यही I2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, या ऐसा करें कि समीकरण 2 में रखें। समीकरण 2 हमारे लिए कुछ ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें जो LHS है, RHS जो उसका है वो 0 है, इसलिए थोड़ा हमको हल करने में आसानी हो जाएगी। समीकरण 2 में रखेंगे तो माइनस का 3I1, ये तो लिखा ही रहेगा। तो यहाँ पे हम माइनस का 3I1 लिख लेते हैं और प्लस का निशान। इसके बाद कह रहा कि 17I2, तो इस I2 की जगह हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे 17 और इंटू में जो I2 का मान है वो 9/380 है। यहाँ पे 9/380 रखा और बराबर। तो इसको हम अगर चाहें तो काट लें, या फिर अगर ना काटे तब भी चल जाएगा। इस पूरी संख्या का हम पक्षांतर करते हैं, या -3I1 का पक्षांतर करेंगे, ये बराबर के उधर चला जाएगा और ये 3I1 प्लस का हो जाएगा। और 17 इंटू में 9 बटे में कितना आ जाएगा, 380। 3 से काटेंगे, 3 के 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस तरीके से I1 बराबर 17 का 3 में गुणा करेंगे 51 बटे कितना आ जाएगा, 380। और 380 का जब 51 में आप भाग करोगे तो जो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा 0.1, पहले 1 बार जाएगा, फिर 3 बार, फिर 4 बार, और इतने एम्पियर आ जाएगा। तो ये धारा का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो किरचॉफ का जो पहला नियम है उस पर तो काफ़ी क्वेश्चन कराए गए, लेकिन किरचॉफ के दूसरे नियम पर, जो कि हो सकता है पहला क्वेश्चन है आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगा होगा, इसके बाद हम आगे 1-2 वीडियो और बनाएंगे, उसमें भी किरचॉफ के दूसरे नियम पर ही सारे क्वेश्चन होंगे। तब आपको जाकर ये क्वेश्चन सरल लगने लगेंगे। तब तक आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रिवीजन करो, समझो, और आगे वाले वीडियो में जब हम किरचॉफ के दूसरे नियम पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तब आप अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे। थैंक यू।